स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेडिंग के प्रोसीजर को कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा कोई काम कर रहे हैं तो उस ट्रेडिंग का आखिर प्रोसीजर क्या है। तो उसकी प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप आपके पास ये आता है कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। तो यानी कि ये जो हम स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी काम परफॉर्म करते हैं वो विदाउट ब्रोकर हो ही नहीं सकता, जो कि हमने फीचर्स के अंदर भी पढ़ लिया, फंक्शंस के अंदर भी पढ़ लिया। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि दिस इज नेसेसरी बिकॉज डीलिंग एंड ऑन अ स्टॉक exchange can be done only through a broker. This in the investor has to sign a broker client agreement। ये आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ लिखे हैं कि द इन्वेस्टर हैज टू साइन अ ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट एंड अ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम अ बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। तो अगर आप यहाँ से इजी वे में मतलब समझें कि जब हमने कोई सिक्योरिटी बाय करनी हो, कोई शेयर बाय करना हो या अपने शेयर्स को बेचना हो, तो वो सब हम काम एक एग्रीमेंट के थ्रू अपने ब्रोकर के द्वारा करते हैं। द ही हैज आल्सो टू प्रोवाइड सम अदर डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन सच एज। अब देखिए, जब कभी भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई आप समझ लीजिए आप मकान खरीद रहे हैं, तो उस मकान को खरीदने के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइक हमारा आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या फोटोकॉपी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसी तरीके से एक शेयर्स भी तो हमारी सिक्योरिटी होती है, एक एसेट होता है। तो जब कभी भी हम कोई भी शेयर परचेज करते हैं या उसको बेचते हैं तो उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। वो उसमें से कुछ मैंडेटरी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो अगर ना भी हो तो वो काम हमारा चल जाता है। तो हम उन्हीं चीज़ों की तरफ हम मूव करते हैं कि वो आखिर चीज़ें आखिर हैं कौन कौन सी, जो कि कुछ मैंडेटरी हैं और कुछ फ्रेंड्स। अब वो हमारे स्टेप्स हैं कुछ ये कि सबसे पहले तो हमें चाहिए पैन कार्ड अपना, और वो उसके आगे बुक के अंदर भी खासकर ये लिखा हुआ है कि दिस इज मैंडेटरी, यानी कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, हमारा पेशा क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, रेजिडेंटल स्टेटस इंडिया के हैं या नहीं, एनआरआई, बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, डिपॉजिटरी अकाउंट्स डिटेल। देखिए ये आपने नया शब्द सुना, डिपॉजिटरी अकाउंट्स डिटेल। तो बेसिकली इसके बारे में हम विस्तार में बात करने वाले हैं आगे, बट अभी आप ये याद रखिए कि इसके अंदर ये प्रोसीजर में हमें चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, नेम ऑफ एनी अदर ब्रोकर विद वूम रजिस्टर्ड एंड देन क्लाइंट कोड नंबर इज द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद क्या होता है, इन सभी हमारी फॉर्मेलिटीज के बाद होता है द ब्रोकर देन ओपन आवर ट्रेडिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। इसके बाद ये होता है कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है, हम इन्वेस्टर के नाम से, कौन ओपन करवा रहा है, ब्रोकर ओपन करवा रहा है। और यहाँ से हमारी फिर ट्रांजैक्शंस की शुरुआत होती है, यानी कि शेयर खरीदने की, बेचने की, वो सब हमारा डिनोट करता है सब ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये जो सारा प्रोसीजर है वो है ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का, तभी हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम मूव करते हैं, ये तो हमने पढ़ा भाई, हमारा ये है फर्स्ट स्टेप, यानी सिलेक्शन करना है ब्रोकर का, और ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है। अब मूव करते हैं हम सेकंड स्टेप्स की तरफ कि वो आखिर क्या। स्टूडेंट्स अब हमें ये टॉपिक मिलता है द ओपनिंग डीमेट अकाउंट विद द डिपॉजिटरी, यानी कि अभी हमने पढ़ा कि डिपॉजिटरी अकाउंट भी हमें ओपन करवाना पड़ेगा, और अब बात आ गई डीमेट अकाउंट की भी, तो डीमेट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा। तो ये आखिर दोनों हैं क्या। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिपॉजिटरी अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट का नाम सुन के आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें इसी के बारे में दे रखा है। बट मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ कि ये जो दोनों अकाउंट होते हैं बेसिकली ऑनर को ही बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए, रख रखाव के लिए, बेचने खरीदने के लिए। तो इस तरीके से इनका काम होता है। तो वो हम सब आगे विस्तार में पढ़ने वाले हैं, बट अभी आप ये याद रखिए, तो हमें जब भी कोई भी शेयर खरीदना पड़ेगा या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ेगा तो हमें डिपॉजिटरी अकाउंट और डीमेट अकाउंट की बहुत ज़्यादा नीड होने वाली है। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी है मैंने कि द इन्वेस्टर हैज टू ओपन अ डीमेट अकाउंट और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीपी, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अभी हमने पढ़ के आए हैं अभी हम। फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी इन द डीमेट फ्रॉम, यानी कि होल्ड करके रखना अपनी उस अकाउंट के अंदर और साथ में ट्रांसफर कर देना, यानी बेच देना, और खरीदने को भी हम इसी के अंदर या इसी के द्वारा कोई भी काम परफॉर्म करते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर का मतलब क्या है, द इन्वेस्टर द टेक प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय और सेल शेयर, यानी कि द इन्वेस्टर, यानी कि हम जो है फॉर एग्जांपल हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं ब्रोकर को कि वो हमारे कोई शेयर हैं उनको बाय करे या फिर बेच दे। जब वो कोई शेयर बाय किया जाता है, बेच किया जाता है, वो बेच दिया जाता है, तो वो ब्रोकर जो होता है हमारी फुल इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड करता है कि वो शेयर इतनी फीस वैल्यू है उसकी, इतने पे इशू किया गया है, इतने एप्लीकेशन पे है, इतने अलॉटमेंट पे है,
इतनी फर्स्ट कॉल मंगाई जा रही है, इतनी सेकंड एंड फाइनल कॉल मंगाई जा रही है। तो अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट तो हैं तो आप सब जानते होंगे ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ब्रोकर होता है वो हमें हर तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आखिर उसकी फीस वैल्यू क्या है और भी कई सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो। द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एंड ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज इशू टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर, यानी कि ब्रोकर के थ्रू ब्रोकर की तरफ से एक स्लिप इशू की जाती है कि आपके जो शेयर्स हैं आपने बेचे हैं या खरीदे हैं वो कंफर्म हो चुकी है। वो कंफर्मेशन स्लिप आपके पास आ जाती है जो कि एक प्रमाण पत्र होती है कि आपने शेयर्स खरीद लिए, जो कि ब्रोकर के द्वारा इशू की जाती है इन्वेस्टर को। ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम एक बार और इसे रिवाइज कर लेते हैं। द इन्वेस्टर द प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर टू बाय एंड सेल शेयर एंड द ब्रोकर विल देन गो अहेड विद द डील एंड ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप इज इशू टू द इन्वेस्टर बाय द ब्रोकर। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, तो बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रोसीजर को एक परचेज मतलब शेयर परचेज करने से डिनोट करते हैं और बहुत से सेल करने से। बट ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा एक टोटली ऐसा प्रोसीजर बता रखा है जिसके अंदर परचेज भी इन्वॉल्व है और सेल भी इन्वॉल्व है। यानी कि अगर हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे उसके अंदर ब्रोकर की नीड होनी है, उसके अंदर डीमेट अकाउंट भी चाहिए, उसके अंदर डिपॉजिटरी अकाउंट भी चाहिए, चाहे वो हम सेल करें चाहे वो परचेज करें। इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी बातें जो है वो मिलती जुलती आती जा रही हैं। ठीक है, इसी जैसे हमारे पास आता है स्ट्रेट ऑनलाइन मैचिंग, यानी कि द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट विद द मेन स्टॉक एक्सचेंज एंड द मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस अवेलेबल। यानी कि अगर आप देखो तो ये जो हमारा सारी चीजें होती है ना ये इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं, यानी कि तभी यहाँ पे बार बार अब ये वर्ड देखने को मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉनिकल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको लॉस हो रहा है, आपने फॉर एग्जांपल कोई 10 रुपये का शेयर खरीदा और कुछ महीनों बाद उसकी जो वैल्यू है वो 3 रुपये की हो गई, वैसे इतनी तो गिरती नहीं है आपकी, मान लो 7 रुपये की वैल्यू हो गई, तो 3 रुपये की शेयर की वैल्यू घटी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वे में घटी, वो अभी आपको एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है। वो लॉस आपको एक्चुअल में तब होगा जब आप उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले लोगे वापस, तब आपको वो लॉस होगा। बट वो अभी आपको लॉस नहीं हुआ, सिर्फ वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी शेयर की वैल्यू यहाँ से अब यहाँ पहुँच चुकी है। बट अगर आपने अंदर पेशेंस होगा, आप रुकोगे, तो आप कुछ समय बाद आपका शेयर बढ़ेगा भी, और बढ़ने का भी सेम यही प्रोसीजर है। मान लो आपका 10 रुपये का शेयर हो गया 20 रुपये का, तो 20 रुपये की जो शेयर की वैल्यू हुई है वो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू हुई है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली हुई, देखने की हुई है। आपको फायदा उसका तभी पहुंचेगा जब आप अपने अकाउंट के अंदर उस पैसे को वापस ले लोगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हम देखते रहता है हमारा ब्रोकर कि बेसिकली बेस्ट प्राइस क्या चल रहा है, और हमें ऑफर भी आते रहते हैं। इस तरीके से इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके पास ऑफर होता है कि आपके जो शेयर्स इस टाइम पीक पे चल रहे हैं, अगर आप चाहें बेच सकते हैं या फिर डी इन्वेस्ट हो सकते हैं या री इन्वेस्ट हो सकते हैं। ये तो हम पढ़कर आए हैं पहले भी। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर व्हेन द शेयर्स कैन बी ब्रॉट और सोल्ड, यानी कि जब भी हम अपने शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं, द प्राइस मेंशन, उसका प्राइस हमेशा मेंशन रहता है, उसकी फेस वैल्यू क्या है वो हमेशा मेंशन रहती है। इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर टर्मिनल एंड द ब्रोक विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है ब्रोकर हमें, भाई जो हमारी फेस वैल्यू है, कंपनी ने इतने इशू किए हैं, इतनी फेस वैल्यू पे किए हैं, इतने इतने बारे में अमाउंट मंगा रहा है या फिर लमसम अकाउंट मंगा रहा है, तो वो सब हमें वो ब्रोकर बताता है इलेक्ट्रॉनिकली वे में। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि जब कभी भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो खरीदने की हो चाहे वो बेचने की हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनता है जो कि हमारा ब्रोकर 24 घंटों के अंदर इशू करना होता है उसको। ठीक है, विद इन 24 आवर्स हमें मिलना है वो। फिर द ब्रोकर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी आफ्टर द ट्रांजैक्शन हैज बी कंप्लीट, चाहे वो खरीदने की हो चाहे बेचने की हो, द विद इन 24 आवर्स द ब्रोकर इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट। यानी कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें मेनली होता है नंबर ऑफ शेयर बूट एंड सोल्ड, यानी कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं या कितने शेयर्स बेचे हैं, उसकी क्वांटिटी गिवन होती है, कितने प्राइस पर बेचे हैं, किस टाइम बेचे हैं, किस समय बेचे हैं, किस दिन बेचे हैं, ब्रोकर चार्जेस, और साथ में ही ब्रोकर की क्या कमीशन कटी है, वो सब उसके अंदर रहता है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट होता है, और इसके ऊपर जो कोड आता है यानी जो नंबर आता है वो सभी में यूनिक होता है। ये नहीं कि वो ही कोड किसी और की मतलब नोट के ऊपर वो इशू हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो यूनिक नंबर होता है, यानी कि उस यूनिक नंबर के द्वारा ही आपके पूरे डेटा को, जितनी भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, वो फैच की जाती है। इसी तरीके से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और लीगल डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास आता है
पे इन डे वर्किंग। नेक्स्ट पॉइंट आता है द इन्वेस्टर्स हैज टू डिलीवर शेयर्स सोल्ड और पे कैश और फॉर द शेयर बॉट। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि जब कभी भी हमने कोई शेयर्स खरीदे या बेचे, उस ट्रांजैक्शंस को जो डन किया गया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन के अंदर किया गया, उसको बोला जाता है पे इन डे वर्किंग। फॉर एग्जांपल आपने आज शेयर खरीदे और वो शेयर्स आज ही आपको डिलीवर हो गए और आपने आज ही पेमेंट कर दी, वो भी हमारा पे इन डे वर्किंग में आएगा। और इसी तरीके से आपने कोई शेयर बेचे और वो बेचते के साथ ही एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये ट्रांजेक्शन जो होती हैं वो सब हमारे किससे फॉर्म होती हैं? डीमेट अकाउंट से। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट आता है पे आउट डे वर्किंग। अब ये कुछ इस जैसा ही है। यहाँ पे क्या हो रही है? एक दिन के अंदर ट्रांजेक्शन डन हो रही है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए इसके अंदर 2 दिन में ट्रांजेक्शन डन होगी। 2 दिन में नहीं, 2 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल बी डिलीवर्स द शेयर और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, दिस इज कॉल्ड पे आउट डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आपने शेयर जो परचेज किए वो मंडे को परचेज किए, ठीक है। अब वो आपने मंडे को परचेज किए और आपको जो सेटल्ड हुए हैं यानी ट्रांसफर्ड हुए हैं शेयर्स, वो हुए हैं थर्सडे को। तो ये जो गैप आया है, इस गैप में क्या इस गैप को डिनोट किया जाता है, वो डिनोट किया जाता है हमारा पे आउट डे वर्किंग से। यानी कि आपने जो पेमेंट की होगी वो तो मंडे को ही कर दी होगी ना, बट आपको शेयर्स कब डिलीवर्ड हुए हैं? थर्सडे को। तो इसी तरीके से ये जो हमारा है वो तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं पे इन डे को T+1 में और इसको डिनोट करते हैं T+2 में। ये हमारा T+1 एक ऑप्शनल होता है जो कि SEBI के द्वारा निकाला गया है, ठीक है। इसी तरीके से आई होप आपके समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट आता हमारे पास डिलीवरी ऑफ शेयर्स। तो डिलीवरी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? द ब्रोकर देन मेक डिलीवर्स ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट। सो फाइनली हमारे यहाँ सारे प्रोसेस जो है वो फिनिश हो जाते हैं और हमारे इन्वेस्टर के पास जो शेयर्स उसने परचेज किए होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली पहुंच जाते हैं और जो उसने बेचे होते हैं वो हट जाते हैं और उसकी पेमेंट उसके पास पहुंच जाती है विद थ्रू ऑफ डीमैट अकाउंट। अब आपने देखा कि सर ने सब बता दी, बट एक नहीं बताया मैंने, वो है सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस। तो ये जो पॉइंट है कि जितने हमने अभी तक सारे प्रोसीजर पढ़ लिए हैं, तो ये पॉइंट्स हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये पॉइंट है आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसके नोट क्रिएट करके, यानी कि इसके बारे में मुझे बता के अपनी लैंग्वेज के अंदर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे सेंड कर सकते हैं। अदरवाइज कमेंट के अंदर भी बता सकते हैं कि क्या होता है सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस। और सेटलमेंट ऑफ प्रोग्रेस के अंदर इन दोनों कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी ब्रीफ में बता रखा है। थोड़ी थोड़ी जनरल नॉलेज जो है वो मैंने आपको यहाँ से दे दी, तो आप इसको पढ़िएगा और खुद क्रिएट करने के इसके नोट्स कोशिश कीजिएगा। और फिर भी अगर आपके समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास की जब मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा तो पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करूँगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतने ही स्टूडेंट्स। सो आई होप आपकी सभी चीज़ें क्लियर भी हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में और पढ़ेंगे हम डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी अकाउंट और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।